उसके बाद हमने प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू एन आइडियल गैस, किसी एक आइडियल गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी कोई आइडियल गैस, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव की थी, याद है वो? यस सर। yes sir. तो क्या एक्सप्रेशन है वो? Sir, P equals to Sir. 1/3 m upon v c sir. तो दिस इज दैट फाइनल एक्सप्रेशन जो हमने यहां पे डिराइव की थी, ये वाली। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू अ गैस इज इक्वल टू 1/3 इंटू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू सी का स्क्वायर लिख लो, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/3 इंटू रो इंटू सी स्क्वायर, बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। तो 1/3 टाइम्स डेंसिटी इंटू सी का स्क्वायर कहो, या 1/3 टाइम्स m अपॉन v इंटू सी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली हमने डिराइव की थी प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू अ गैस। एक इस इक्वेशन को हम ओवर एंड अगेन यूज करेंगे, दूसरा एक इक्वेशन को हम यूज करेंगे जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट, पीवी इज इक्वल टू nRT। ये भी सब फैमिलियर है इस इक्वेशन से? Yes. यस सर। ठीक है, तो इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करके आगे देखते हैं जरा हम और क्या क्या चीजें यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे एक और चीज जहां हमने C लिखा है, व्हाट इज दिस C? C ये चीज क्या है? व्हाट इज C? RMS velocity. Yes, C represents RMS velocity, RMS velocity। RMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। तो C इज द रूट, किसका रूट है? मीन का। मीन किसका है? स्क्वायर्स का। सभी पार्टिकल्स की इंडिविजुअल वेलोसिटीज के स्क्वायर लो, फिर उनका मीन लो, फिर उसका स्क्वायर रूट लो, तो वो जो वेलोसिटी आएगी दैट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे मतलब सिंपल वर्ड्स में, चूंकि अगर कोई और बॉडी ट्रेवल कर रही है, कोई कार ट्रेवल कर रही है, कोई बस ट्रेवल कर रही है, कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो उसमें किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन है तो सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक जैसी होती है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सबकी वेलोसिटी सेम रहती है किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे ट्रांसलेटरी मोशन में। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अपनी ही बॉडी के अंदर रैंडम मोशन है पार्टिकल्स का। गैस भी एक बॉडी है, लेकिन वो बॉडी कुछ इस तरह से है कि इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बहुत लार्ज है, तो हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ये वेलोसिटीज रेंज करती हैं 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में, कुछ भी हो सकती है। तो अगर कभी हमें यहां पे वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़े तो हम कौन सी करें? तो यहां पर हम लेते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब बाकी सिचुएशंस में जहां हम एक पार्टिकल या बॉडी की वेलोसिटी लेते थे, गैस मॉलिक्यूल्स को लेके जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे? दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Yes. यस सर। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर हम कुछ छोटी छोटी चीजें हमें देखनी है, एक सबसे पहले हम बात करेंगे मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मैंने अभी कहा काइनेटिक एनर्जी में हम फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहां हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वहां पर हम लेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो वहां v की जगह क्या आ जाना चाहिए? c। तो वहां पे c का स्क्वायर आएगा। और दूसरी चीज, अगर हम मास लेंगे तो मास किसका मास लेंगे यहां पे? ठीक है, क्या हम सारे गैस मॉलिक्यूल्स का मास ले लें? तो ध्यान रखना है यहां पे जब भी हमें मीन काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो हम पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में उसको डिफाइन करते हैं, बिकॉज गैस के लिए डेंसिटी डिटर्मिन करना, मतलब डेंसिटी एक ज्यादा मीनिंगफुल टर्म है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो यहां मास पर यूनिट वॉल्यूम एक जैसा रहता है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी, तो देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू वी की जगह यहां आ जाएगा सी का स्क्वायर। तो अगर अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? 1/2 रो इंटू सी का स्क्वायर। क्या होगा? 1/2 रो इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, यस Yes. सर। और प्रेशर का Yes, sir. already हमने डिटरमिन किया था। प्रेशर का क्या था? 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का हो गया 1/2 रो इंटू सी स्क्वायर। तो पी अपॉन ई करके देखो, डिवाइड करके देखो, रो सी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? 2/3। तो इससे हमें पता चल गया प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू अ गैस इज 2/3 टाइम्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
सो प्रेशर 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये आपको याद रखना है, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। अभी हमने पर यूनिट वॉल्यूम की बात की, अब हम पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है बेटा, जब भी आप एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल की E से डिनोट करो या K से डिनोट करो, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m इंटू सी का स्क्वायर। यहां पर m क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या होना चाहिए? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चाहिए तो क्या होगा? 1/2, वही जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m c स्क्वायर। लेकिन m क्या होगा यहां पे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे हम पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे थे तो हमने क्या कहा? 1/2 रो सी स्क्वायर। एक्चुअली रो भी तो मास ही है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। वहां हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे थे तो मास भी पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया। यहां काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मास भी किसका लेंगे? एक मॉलिक्यूल का लेंगे कि नहीं? राइट? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पे बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस का फॉर्मूला यहां पे हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। तो यहां पे कुछ नहीं किया है, ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अगर आप यहां पे देखोगे, अगर टोटल गैस मॉलिक्यूल्स का मास है m और नंबर है n, एक गैस मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m, नंबर है कैपिटल N, तो स्मॉल n m इंटू n क्या होगा? टोटल मास ऑफ द गैस। इजंट इट सो? Yes, sir. और अगर कैपिटल M मोलार मास है, एक मोल का मास है, तो n क्या होगा? n होगा एवोगैड्रो नंबर, है ना? कैपिटल M क्या है? टोटल मास, टोटल मास। और स्मॉल m क्या है? ये हमने ऊपर लिखा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हर मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो n इंटू m क्या होना चाहिए? कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द गैस। ठीक है, हां, अगर ये गैस थी ही 1 मोल तो इसको हम मोलार मास कह सकते हैं, कैपिटल M को। तो तब n क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया? Yes. चलिए, अब यहां पर देखो बेटा, ये प्रेशर की वही एक्सप्रेशन है जो हमने डिराइव की थी, 1/3 m/v इंटू सी स्क्वायर। इस v को उठा के हम यहां पर लेकर आ गए, तो pv कितना आ गया? 1/3 m इंटू सी का स्क्वायर। pv इज इक्वल टू 1/3 m इंटू सी का स्क्वायर। अच्छा, अगर हमने 1 मोल ऑफ अ गैस लिया, 1 मोल, तो हम जानते हैं pv किसके इक्वल होना चाहिए? RT के इक्वल होना चाहिए। Yes. तो देखो, इसी को हमने क्या किया? इस पीवी को हमने क्या लिख दिया? इस पीवी को हमने लिख दिया RT। तो 1/3 mc स्क्वायर इज इक्वल टू RT। लेकिन अगर Yes. एनर्जी चाहिए तो यहां 1/3 की जगह क्या आना चाहिए? 1/2। यस और नो? Yes. तो अगर दोनों साइड्स को आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी 3/2 से, तो लेफ्ट साइड में ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2 mc स्क्वायर। तो 1/2 mc स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? राइट साइड में भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आ गया 3/2 RT। सो 1/2 कैपिटल M इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, तो सर इससे हमने 3/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे 1/2 फैक्टर चाहिए था ना। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए था? 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। Yes. तो 1/2 चाहिए था मुझे, इसलिए। ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, अब ये जो 1/2 mc का स्क्वायर है बेटा, ये मुझे बताएंगे आप, ये क्या है? क्या चीज होता है 1/2 mc का स्क्वायर? Sir, kinetic energy of one molecule. एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल है ये? क्या ये पर मॉलिक्यूल है? सोच के बताओ। कैपिटल M है। पर मोल। Sir, total kinetic energy. दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल है ये। लेकिन अगर आपको पर मॉलिक्यूल चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा? इसको कैपिटल N से डिवाइड करना पड़ेगा हमें।
Yes, sir. तो अगर मैं दोनों साइड्स को यहां कैपिटल एन से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट साइड पे कैपिटल एम अपॉन एन अगर आप करते हो तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल एम मिलेगा। Yes, sir. तो ये आ जाना चाहिए हाफ स्मॉल एम इंटू सी का स्क्वायर, और राइट साइड पे आ जाएगा 3/2 कैपिटल आर अपॉन एन इंटू कैपिटल टी, है ना। यस और नो? Yes, sir. मतलब मैंने दोनों साइड्स को m से डिवाइड कर दिया, ऐसा कह लो या ऐसा कह लो, इस कैपिटल M को मैंने पहले लिख दिया m इंटू एन, स्मॉल m इंटू एन, बाद में इस n को उठा के राइट साइड ले आए यहां पे, तो फिर से वही बात आ गई 1/2 स्मॉल m इंटू सी स्क्वायर इज 3/2 r अपॉन n इंटू टी। ठीक है, अब क्लियर है ये? Yes. Yes. तो ये जो 1/2 m c का स्क्वायर है ये क्या है, ये तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं, यही पार्ट आया था ना। Yes, sir. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आ गया 3/2 आर अपॉन एन इंटू टी। तो अब ध्यान देना, आर अपॉन एन एक नया कांस्टेंट होता है, ये भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है। जहां कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है फॉर वन मोल ऑफ अ गैस, इसकी यूनिट में भी आप लिखते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये 1 मोल के लिए, तो वैसे स्मॉल के एक और कांस्टेंट है, ये है फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए गैस कांस्टेंट क्या है, कैपिटल आर अपॉन एन, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल के से, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? Boltzmann. बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, और अभी मैंने बताया ये R बाय एन है, तो R की वैल्यू आप जानते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो फाइनली ये जो वैल्यू निकल के आती है बेटा, ये वैल्यू निकल के ये वाली आती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां गलती से थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बेटा, पर मोल नहीं है, यहां जूल के साथ पर मोल नहीं लिखा जाता, यहां सिंपली जूल पर केल्विन लिखा जाता है। आप चाहें तो पर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, बट इट इज अंडरस्टूड, नहीं भी लिखा जाता, कई बार सिंपली जूल पर केल्विन हम लिख देते हैं तो चलेगा। आप जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन लिखें या सिंपली जूल पर केल्विन लिख दें। तो अब आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा यहां पे एक और गड़बड़ है बेटा, वहां पावर नेगेटिव है, गलती से प्लस लिखा हुआ है, ये सभी करेक्ट कर लेना अपने अपने पीडीएफ में। 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। तो फाइनली अगर मैं इसको सम अप करूं, अभी तक हमने दो चीजें देखी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल मुझे देखनी हो तो वो आती है 3/2 आर इंटू टी, और अगर पर मॉलिक्यूल चाहिए तो वो कितनी आती है, 3/2 स्मॉल के इंटू टी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हम बार बार कहते हैं टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम बड़ी बार ये चीज डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, बट कैसे उसको रिलेट तो करें कहीं पे हम, तो यहां अभी हम उसको रिलेट करने वाले हैं कि टेम्परेचर को हम कैसे कह सकते हैं इट इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो खुद देखिए, अभी हमने दो चीजें यहां डिटरमिन की थी, एक थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल और दूसरी थी बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये दोनों चीजें हमने डिटरमिन की। पर मोल अगर हम लें तो ये बेसिकली होना चाहिए 1/2 कैपिटल M इंटू सी स्क्वायर, वेर कैपिटल M इज द मास ऑफ 1 मोल या मोलार मास, एंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहां स्मॉल m आ जाएगा, स्मॉल m इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। हाँ, इसी रिलेशन को आगे जब हमने कन्वर्ट किया तो ये आ गया 3/2 R इंटू कैपिटल T, यह आया 3/2 स्मॉल k इंटू कैपिटल T। ठीक है, यही आया ना? Yes. हाँ,
तो बेटा अल्टीमेटली 3/2 और R कांस्टेंट है, 3/2 और K कांस्टेंट है। तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का इंडिकेटर क्या होगा, टेम्परेचर ही होगा कि नहीं होगा। Yes, Yes, sir. sir. So this is kinetic interpretation of temperature. Temperature is the measure of internal kinetic energy. ठीक है, तो यही चीज हमने यहां पे डिस्कस की थी। हाँ, अगर कैपिटल T जीरो हो जाएगा तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, वो भी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो समझ आ गया ना काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या चीज है। टेम्परेचर Yes, sir. ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। हमने यहां अभी अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले डिराइव करके देखे। एक केस में 3/2 RT, एक केस में 3/2 KT आया। तो 3/2 R हो या 3/2 K, दोनों ही कांस्टेंट्स हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि अगर आप टेम्परेचर डबल कर देते हैं किसी गैस का तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, चाहे पर मॉलिक्यूल चाहे आप पर मोल ले रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है भाई, पर मॉलिक्यूल अगर डबल हो गई तो पर मोल भी तो डबल हुई होगी, राइट। Yes. ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां बेटा ये 3 फॉर्मूले आपको समझ लो क्रैम कर लेने हैं। ठीक है, ये मैक्सवेल ने कुछ फॉर्मूले डिराइव करके हमें दिए थे। एक है मीन स्पीड, एवरेज स्पीड, दूसरा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सबसे पहले मीन स्पीड क्या होती है। मीन वेलोसिटी नहीं कह रहे हम मीन स्पीड कह रहे हैं। हमें डायरेक्शंस को इंक्लूड नहीं करना। कोई इधर जा रहा है गैस मॉलिक्यूल, कोई इधर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबकी स्पीड्स लो और सबकी एवरेज वैल्यू ले लो, सबकी स्पीड्स की एवरेज वैल्यू। तो यहां पर इसको C से डिनोट किया गया, या C के नीचे आप चाहें तो सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं, C एवरेज, या C के ऊपर बार लगा लें। दैट मींस दिस इज मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। सबकी वेलोसिटीज को, वेलोसिटीज नहीं सॉरी, स्पीड्स, सबकी स्पीड्स को ऐड करो, डिवाइड बाय n करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, दैट इज रूट ऑफ 8K कैपिटल T अपॉन M पाई। क्रैम करना है अभी आपको, कर लेंगे। सर क्या फॉर्मूला? ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, ये रूट No, sir. स्मॉल के No, sir. T अपॉन M इंटू पाई। M इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, पाई तो आपको पता है K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T। हाँ, इससे पहले भी जब मैं बात कर रहा था T डबल करने पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल पे डबल होना चाहिए। ये ना हो कि आप सोचें कि पहले गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने डबल करके 20 कर दिया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 से 20 पे जाने पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर डबल होना चाहिए, राइट। Yes, sir. सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है लेकिन वो दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही है। पॉज हो गई। अच्छा, बोलना था ना, No. चलो मैं दोबारा करता हूं। ओके, हाँ, अब दिख रही है। यस। ठीक है, तो रूट 8KT अपॉन M पाई, दिस इज एवरेज स्पीड, C एवरेज या मीन स्पीड कह लो। दूसरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास रूट थ्राइस KT अपॉन M। और ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अभी अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था। हाफ स्मॉल m इंटू C का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 स्मॉल k इंटू कैपिटल T। दोनों साइड डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को कैंसल आउट करो, इस m को उठा के यहां ले आओ डिनोमिनेटर में, तो C का स्क्वायर क्या आ गया, थ्राइस KT अपॉन स्मॉल m। तो C क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। यस। तो ये फॉर्मूला तो Yes. कह सकते हैं ना। हाँ, आप चाहते तो इसको ये भी लिख सकते थे, रूट ऑफ थ्राइस कैपिटल RT, लेकिन फिर आपको मास भी कैपिटल M लेना पड़ता, 1 मोल का मास लेना पड़ता। तो दोनों ऑप्शंस है आपके पास। एनीवे, फिलहाल स्मॉल k की टर्म्स में फॉर्मूला याद करो ताकि दूसरे दोनों को भी आप इससे रिलेट कर पाए। ठीक है, तो याद रहेगा रूट थ्राइस KT अपॉन M, दैट इज RMS स्पीड। अगला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इससे पहले कि हम बात करें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, पहले सिर्फ इसके फॉर्मूले पे ध्यान दो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम डिनोट कर रहे हैं V विद द सबस्क्रिप्ट MP, दैट इज रूट ट्वाइस KT अपॉन M।
जो वी आर एम एस था, जिसको मैं सी भी लिख रहा हूं, वो क्या था? रूट ऑफ थ्राइस के टी अपॉन एम। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? रूट ट्वाइस के टी अपॉन एम। क्या है अभी बात करते हैं, लेकिन पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला याद रहेगा आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का? यस। यस। ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूले आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इससे पहले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उसमें क्या था? वो था वी एवरेज, एवरेज स्पीड। उसमें न्यूमिरेटर में क्या था? 3 की जगह 8 था। 8 के टी अपॉन, और डिनोमिनेटर में पाई भी था, 8 के टी अपॉन पाई एम। ठीक है, अब ये तीनों फॉर्मूले याद रह सकते हैं ना? यस सर। रूट 8 के टी अपॉन पाई, ये तो आपको पहले से याद हो गया होगा आरएमएस का, जो अभी अभी हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहे थे, वहीं से आ गया रूट थ्राइस के टी अपॉन है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल में आ जाएगा ट्वाइस, 3 की जगह 2 आ जाएगा, रूट ट्वाइस के टी अपॉन एम। और एवरेज में 3 की जगह 8, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर पाई भी आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, आरएमएस और एवरेज आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अब याद करो क्लास 10th में जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, वहां पे आप मीन, मीडियन और मोड डिटरमिन करते थे। मीन मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब होता था लिटरेली की जो मिडल वाली वैल्यू है, और तीसरा होता था मोड। व्हाट इज मोड, याद है कुछ? यस सर। मोस्ट सर रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड वर्ड। रेपिटेटिव वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वैल्यू, दैट इज मोड। बस वही है यहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हमारे पास लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन सी वेलोसिटी पोजेस कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है। इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप यहां पर देखें, हाँ बेटा ये देखो, ये ग्राफ आपको दिखाया गया है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है लेफ्ट साइड पे। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताए गए हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कितनी वेलोसिटी जो पोजेस कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी, ये v की वैल्यू है। देखो इस वेलोसिटी से चलने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर ये है, इस वेलोसिटी से चलने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर ये है, लेकिन ये वो वेलोसिटी है जहां पे आके इस ग्राफ में पीक आ रही है। तो इस वेलोसिटी से ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर सबसे ज्यादा है। तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। 400 केल्विन पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू ये है, लेकिन ये शायद 1000 केल्विन है। 1000 केल्विन पे जब आप चले गए तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू बदल चुकी है, दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, चलिए। तो एक पार्ट तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसका फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं ये आपको बताता है। उससे आप कभी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो डिटरमिन कर पाएंगे, लेकिन आपको इसकी सिग्निफिकेंस भी पता होनी चाहिए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मीनिंग क्या है। इसको समझते हैं, व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसकी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक प्योर नंबर होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट।
The number of degrees of freedom of a dynamical system is defined as the total number of independent, यहां independent word भी ऐड कर देना, total number of independent coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. So याद रखना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसकी होंगी? किसी एक गैस मॉलिक्यूल की। जब भी हम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। इसको डिटरमिन करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे दूंगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी गैस मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिटरमिन कर पाएंगे। क्या है एन, क्या है आर, ये आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसको डिफाइन कैसे करें? तो किसी एक गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेट्स कौन से? एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट्स। Minimum number of independent coordinates required to express completely the position and configuration of the system. कि ये गैस मॉलिक्यूल की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए? नो, व्हाट डज द वर्ड इंडिपेंडेंट इंडिकेट है? मान लीजिए एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक एटम यहां पे है और एक एटम यहां पे है। इस एटम से जुड़े हुए अलग एक्स वाई जेड, इसके लिए अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, इसके लिए अलग। इंडिपेंडेंट कितने ले सकते हैं? इंडिपेंडेंटली कितने कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं? तो देखो, अगर यहां पे एक एटम है, इसको लेके 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसको लेके भी 3 ले सकते थे, लेकिन नेचर ने एक काम किया हुआ है, इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया हुआ है किसी एक डायरेक्शन में। तो हमें कोई एक एक्सिस कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस ले उसको, चाहे जेड एक्सिस। तो एक एक्सिस तो कॉमन होगा, इसको लेके 3 एक्सिस बनेंगे, उसमें से एक एक्सिस कॉमन होगा। तो एक्स्ट्रा इसके साथ कितने एक्सिस बनेंगे? 2 ही एक्सिस बनेंगे। आप उस फ्रेम को रोटेट कर सकते हैं। मान लो इसका एक्स एक्सिस यहां है, इसका वाई ऊपर है और जेड इधर है। अब एक्स एक्सिस इसके लिए भी सेम रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसका वाई मैं इधर ले लूं और इसका जेड मैं इधर ले लूं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कम से कम कितने ले सकते हैं? वैसे तो हर एक एटम के साथ 3 बन सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि नेचर ने अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इन दोनों को फिक्स किया हुआ है, एक फिक्स्ड सेपरेशन पे रखा हुआ है। ये कहीं पे भी जाएगा मॉलिक्यूल, कैसा भी घूमेगा, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कभी नहीं बदलेगी। इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में इतने ही डिस्टेंस पे रहेगी। तो एक एक्सिस हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आनी चाहिए? 5। 3 इससे अटैच्ड, 2 इससे अटैच्ड। अभी मैं अभी एक ही डेफिनेशन दी है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसकी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी? 3, क्योंकि एक अकेला मॉलिक्यूल है, उससे जुड़ा हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप एक ही ले सकते हैं। मतलब 3 एक्सिस वाला एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमेशा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 रहेंगी, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमेशा 5 रहेंगी। तो क्या ये बात अभी दिमाग में बैठी? याद रहेगा पहले? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? 3, और डाई एटॉमिक के लिए कितनी होनी चाहिए? 5। तो पहली डेफिनेशन मैंने आपको ये दी, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स रिक्वायर्ड। अब ये मॉलिक्यूल कहीं पे भी जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, बस अगर मोनोएटॉमिक है तो बस वो एक ही एक्स वाई जेड एक्सिस से वो किसी भी टाइम पे कहां है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, हम उन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो हम 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ले सकते थे सेकंड मॉलिक्यूल के, लेकिन एक तो डिपेंडेंट रहेगा, एक कॉमन रहेगा। तो इसलिए एज अ रिजल्ट इसके लिए 5 आ गए। तो ये पहली डेफिनेशन थी बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। इससे ज्यादा बेहतर है दूसरी वाली, अगर आप समझोगे तो उसको आप ऐसे कह सकते हो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मोशंस पोजेस्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ डिफरेंट मोशंस या डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज पोजेस्ड। अब डिफरेंट मोशन समझना, इसका मतलब क्या क्या है, कितनी तरह के मोशन ये शो कर सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, तो मतलब मोनोटॉमिक 3 तरह के मोशन शो कर सकता है, डायटॉमिक 5 तरह के मोशन शो कर सकता है। फिर आगे ट्रायटॉमिक लीनियर, उस पर आगे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इन 2 की टर्म्स में रिलेट करते हैं। कितनी तरह के मोशन, आप समझना मोशन क्या है। यहां मोशन वो नहीं ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी सिर्फ।
अगर ट्रांसलेटरी मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसको एक मानेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन वाई के अलोंग है तो उसको दूसरा अलग मोशन मानेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन जेड के अलोंग है तो वो तीसरा हो गया। तो आप खुद विजुअलाइज करो, एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल एटम है, वो कहीं पे भी ट्रेवल कर रहा हो, मान लो किसी एक वक्त पे उसकी वेलोसिटी इधर को है v, तो उसकी वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स होंगे ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो मतलब तीन तरह के मोशन ये पोजेस कर रहा है, इसका मोशन तीन अलग अलग दिशाओं में ट्रांसलेटरी मोशन है। तो इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। आजादी, घूमने की आजादी, इसके पास इधर जाने की आजादी भी है, इधर जाने की आजादी भी है और इधर जाने की आजादी भी है। तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तीन अलग अलग दिशाओं में ट्रांसलेटरी मोशन ये शो कर सकता है, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 3। अब एक और सवाल आएगा, क्या ये रोटेटरी मोशन शो कर सकता है? आंसर इज हमें नहीं पता, हम कभी स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेटरी मोशन में कुछ पार्टिकल्स एक्सिस पे होते हैं और बाकी पार्टिकल्स उनके अराउंड सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और जब पार्टिकल है ही सिंगल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और हमने पहले कहा गैस मॉलिक्यूल पॉइंट साइज का मॉलिक्यूल है, तो सिंगल पॉइंट है वो खुद। जब वो सिंगल पॉइंट है तो वो रोटेट करेगा भी, तो हम उसको कैसे मानेंगे? मान लो ये आपके सामने ये एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया स्क्रीन पे, अगर ये पॉइंट पी थोड़ी देर के बाद चलता हुआ यहां पहुंच गया तो आपको समझ आ गया इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन अगर ये पॉइंट पी अपनी जगह पे रोटेट करता रहे तो आपको देखने में तो पता ही नहीं चलेगा इसका मोशन है भी है कि नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही सिंगल पॉइंट है ना। तो इसलिए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेट करे भी तो हम उसको नहीं मान सकते, हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही पॉइंट साइज का है। क्लियर हुआ ये? यस सर। Yes, sir. तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास 3 तरह के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग एक्स, ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग वाई, ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग जेड। अब हम आते हैं डायएटॉमिक पे। तो बेटा अगर कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स है, एक एटम यहां पे एक एटम यहां पे, तो ये भी 3 तरह के ट्रांसलेटरी मोशन शो कर सकता है, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। यस सर। यस तो 3 तरह के ट्रांसलेटरी मोशन ये शो कर सकता है। बात आती है रोटेटरी मोशन की, तो रोटेटरी मोशन ये सिर्फ 2 ही तरह के शो कर पाएगा। कैसे? मान लो ये इसके 2 एटम्स और दोनों एटम्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो अब अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगा तो क्या हमें पता चलेगा दोनों पॉइंट्स कहां पे है? खुद ही एक्स एक्सिस पे है, तो उस रोटेशन को हम नहीं मानते। हां, अगर ये वाई एक्सिस है तो ये वाई के अबाउट रोटेट कर सकता है, और अगर ये जेड एक्सिस है तो ये जेड के अबाउट रोटेट कर सकता है। हाँ, जिस एक्सिस पे ये दोनों एटम्स लाई कर रहे हैं उसके अबाउट इसका कोई रोटेटरी मोशन नहीं होगा। तो रोटेटरी मोशन सिर्फ 2 एक्सिस के अबाउट होगा। तो 3 तरह का ट्रांसलेटरी मोशन, 2 तरह का रोटेटरी मोशन, टोटल कितना हो गया? 5 तरह का मोशन। तो मतलब इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 5, राइट? यस सर। Yes, sir. तो यहां वाइब्रेटरी मोशन आप हैरान हो रहे होंगे मैंने नहीं लिया, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन कब शुरू होता है? जब भी आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब करो, अपनी पोजीशन से ऊपर लेके जा रहे हो, मान लो यहां, तो उसके ऊपर कोई रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करे जो उसको वापस लाने की कोशिश करे। गैस मॉलिक्यूल्स में ऐसा तो होता नहीं कि इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करके ऊपर ले गया तो कोई मॉलिक्यूल इसको खींच के वापस लाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो 0 है, ये ऊपर चला गया तो इसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल ले लेगा आके, तो इसलिए यहां वाइब्रेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। हां, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी बहुत वाइब्रेशन पॉसिबल है, तो आप चाहें तो उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो यहां पे ये सब चीजें वही आपको गिवन है। तो यहां पर बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। सो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने कैसे कैलकुलेट करनी है उसके लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस कैपिटल R। What is n? N is number of atoms, number of atoms in a molecule. And what is R? R is number of independent relations, number of independent relations. कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं? एक मॉलिक्यूल है, उसका बेचारे का किसी के साथ रिलेशन हो नहीं सकता, तो उसमें 0 होंगे। 2 मॉलिक्यूल, 2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 एटम है, तो उनका आपस में एक रिलेशन होगा। तो ये सब चीजें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है अपनी नोटबुक्स में। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ये पूरा टेबल हम फिलअप उसकी हेल्प से नहीं कर पाएंगे।
अभी हम आधा टेबल बनाएंगे और आधा बाद में अगले टॉपिक के बाद, लेकिन आपने इकट्ठा फ्रेम कर लेना है, ठीक है। इसमें पहले कॉलम पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद आप लिखेंगे नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरह का मॉलिक्यूल है ये, और उसकी शेप भी इसी कॉलम में साथ में बना दीजिए। फिर अगले कॉलम में एन लिखिए, अगले कॉलम में आर लिखिए, अगले कॉलम में आप नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखिए, एफ की वैल्यू 3n-r, और उसके बाद अगले कॉलम पे जब आप आएंगे यहां पे हम लिखेंगे CV, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हम लिखेंगे CP, और फिर हम इस गैस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी विच इज द रेशियो ऑफ CP टू CV, वो हम डिटरमिन करेंगे। तो ये इधर वाले 3 कॉलम हम बाद में भरेंगे, पहले हम यहां तक का पार्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए बेटा, क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूं मैं, फटाक से दोबारा रीज्वाइन करो यूजिंग सेम लिंक, ठीक है। Yes, sir. ओके।